यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है क्लास में। दोनों मोड में क्लास बनाई जा रही है, एक तो इसका वीडियो लेक्चर बन रहा है और दूसरा आप गूगल मीट पर पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो आज ये सेगमेंट जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पीजीटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कम 4 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इनका वेटेज रहेगा, राइट। अब यही दिक्कत होती है, समय से जुड़ जाया करो यार आप लोग। ये जुड़ने वाले बहुत लेट करते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, समय से जुड़ जाना चाहिए आप लोगों को। जल्दी कनेक्ट हो जाइए क्लास से। यस, तो मैं बात कर रहा था रिप्रोडक्शन और ये यूनिट आपके पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट के जो बच्चे हैं, जो इसमें से नए बच्चे जो कनेक्ट हुए हैं, इन लोगों के लिए आपको ध्यान रहे कि कम से कम 12 क्वेश्चन जो है रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन से रहेगा, प्लांट और एनिमल दोनों मिलाकर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों का ये कहना है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दरअसल में जो चैप्टर्स हमें आपको पढ़ाना है उसके लिए आज ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो इसलिए रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, ये ना तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं और ना ही ये किसी एनिमल की बात हो रही है। ये इन जनरल रिप्रोडक्शन क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे, कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान रहे कि क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं इस सेगमेंट से और आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी है, राइट। तो बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे कि रिप्रोडक्शन कहते किसको है। री माने होता है, आपको पता है हिंदी में इसे बोलते हैं पुनः प्रोडक्शन, मतलब हो गया उत्पन्न होना, निर्माण होना, यानी कि स्वयं पैदा हो गए हैं अब दूसरों को पैदा करें। हाँ बिल्कुल, मतलब इसका मतलब यही होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब यही हो गया कि हम इस दुनिया में आ गए, अब अपनी जनरेशन को मेंटेन करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यही होता है। तो आप इसके बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गिविंग बर्थ, टू द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओन काइंड। इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको हम? इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन, अपने समान संतान को पैदा करना। ये क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। ये केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली। जी हाँ, रिप्रोडक्शन केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है। कौन? रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि कोई भी मोटरसाइकिल अपने जैसी मोटरसाइकिल का निर्माण अगर कर दे तो बात ही कुछ और हो। एक कार घर में ले आए BMW, 10 BMW पैदा हो गई, है कि नहीं? तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने जैसा संतान पैदा नहीं करता। एक साइकिल घर में है तो 10 नहीं हो जाएगी, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसी संतान पैदा करने की पावर रखते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये है कि क्या रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रॉपर्टी है? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। रिप्रोडक्शन इज नॉट द इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट व्हेन फाउंड इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब भी होगा रिप्रोडक्शन, जब भी होगा, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कराया जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन इज, अब देखिए ये जुड़ने वाले, इनका सबकी अगवानी करनी पड़ती है। दिक्कत ये है सबसे बड़ी, देर से जुड़ते हैं, इनके पास समय नहीं है। ये सारे लोग समय से अगर जुड़ जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि गूगल मीट की क्लास बंद कर दूंगा मैं। इसीलिए हम थोड़ा पहले ही लिंक भेज देते हैं कि आप अलर्ट रहें कि जैसे हम इसको ज्वाइन करें आप सारे लोग एक साथ ज्वाइन कर लो, क्योंकि बीच बीच में पढ़ाते समय फिर आपको देखना पड़ता है कि आप जुड़ रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या बात है कि इट इज़ नॉट द इसेंशियल प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट द इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसेंशियल नहीं है, इट इज़ नॉट द इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द
लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन, यह बात बिल्कुल सही है कि रिप्रोडक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इसेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है, ये मैंडेटरी नहीं है। बात समझ रहे हैं? आप चाहो तो संतान पैदा करो और चाहो तो संतान ना पैदा करो, ये बात हो गई कि हमारी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास इस बात की कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकें। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। तो क्या हम उनको डेड डिक्लेयर कर देंगे? आंसर है नहीं, उनको डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, परंतु हम उनको डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट द इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, परंतु इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो दोनों बातें इस स्टेटमेंट में आ गई हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, लिखा है ओनली। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज़ नॉट द इसेंशियल प्रॉपर्टी, लेकिन जब भी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। आप बात समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स से हम इस स्टेटमेंट को क्लियर कर रहे हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बता रहे हैं कि नहीं साहब, रिप्रोडक्शन आवश्यक नहीं है। देखिए, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उस कॉलोनी के, उनमें 3 एज ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। पॉपुलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, हम आपको बता चुके हैं कितने प्रकार की पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। एनी ऑर्गेनिज्म, इसमें अगर देखें तो 3 एज ग्रुप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में ये 3 प्रकार के मेंबर्स पाए जाते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन एनी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनमें से पहला है जिसे हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, इसमें हम इनको जुवेनाइल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ये जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, इसकी बात अगर करें, प्री रिप्रोडक्टिव, ये जो मेंबर्स होते हैं, दीज आर नॉट सेक्सुअली मैच्योर। फिर ये होते क्या हैं? अंडर एज होते हैं एंड जुवेनाइल। ये कैसे होते हैं? अंडर एज एंड जुवेनाइल। ये इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बात को समझो, कौन कौन से हैं ये? दीज आर नॉट सेक्सुअली मैच्योर, इनमें जेनेटेलिया अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, इनके गोनेट्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं, विकसित नहीं हुए हैं, और इनकी एज अभी कम है। एनिमल्स में हम इन्हें जुवेनाइल कहते हैं, और प्लांट्स में इन्हें हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इस तरह से अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल्स में तो जो अंडर एज होते हैं, सेक्सुअली इमेच्योर, ये जो ग्रुप होता है, हम इसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं जुवेनाइल। और दूसरे कौन होते हैं? सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं एडल्ट्स। ठीक है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक,
किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल्स की। तो एनिमल्स में 2 प्रकार के एज ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनमें से एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है अंडर एज होते हैं, वो सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं, और हम इन्हें नाम क्या देते हैं? हम इनको जुवेनाइल्स कहते हैं। एनिमल की बात कर रहा हूँ। और अगर ये सेक्सुअली मैच्योर हो गए तो फिर इस एज ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? तब इनको हम एडल्ट्स बोलते हैं। इस तरीके से आप एनिमल के बारे में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के आधार पर 2 के नाम आप रख रहे हैं। और तीसरा जो ग्रुप होता है वो ओल्ड एज सेक्सुअली एक्सपायर्ड ऑर्गेनिजम्स का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो सेक्सुअली इमेच्योर स्टेज है वो जुवेनाइल है, सेक्सुअली मैच्योर स्टेज जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हम उसको एडल्ट बोलते हैं, और जो तीसरी एज ग्रुप होती है वो ओल्ड एज ऑर्गेनिजम्स की होती है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनमें 2 एज ग्रुप होती है। ये तीसरी कौन होती है? सेक्सुअली एक्सपायर्ड ओल्ड एज होते हैं। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप होता है, पहली फेज होती है वेजिटेटिव। ये वेजिटेटिव फेज जो होती है वो नॉन रिप्रोड्यूसिंग होती है, नॉन रिप्रोड्यूसिंग होती है। और दूसरी जो होती है वो रिप्रोडक्टिव होती है। इस प्रकार से आप जानिए यहाँ पर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तो जो वेजिटेटिव होती है उसे हम बोलते हैं कि ये अभी इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये नॉन रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप होता है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। और दूसरा जो एज ग्रुप होता है वो सेक्सुअली मैच्योर ऑर्गेनिज्म का होता है, ये रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से इनमें रिप्रोडक्टिव होता है और वेजिटेटिव फेज, 2 फेज होती है प्लांट्स में। तीसरी फेज की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में अनलिमिटेड जो है ग्रोथ की जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं, और जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उनमें 3 स्टेज आती है, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट स्टेज कहते हैं उसको, जिससे कि उसके बाद फिर उसकी लाइफ समाप्त हो जाती है। ये जो है ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कि लाइफ साइकिल 1 महीने में, 6 महीने में, एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब वो सीजनल होते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। जैसे आपके खेत में आप राइस कल्टीवेट करते हैं, धान लगाते हैं, तो आपको मालूम है कि 6 महीने के अंदर उसका आप जो है क्रॉपिंग उसकी करते हैं, उसकी ग्रोथ होती है, उसमें फ्लावरिंग होती है और बीज लग जाता है, फसल पक कर कट जाती है। कितने दिन में? अधिकतम 4 से 5 महीने में। ठीक है, फिर अगले वर्ष वो फसल बोई जाती है। इसी प्रकार से गेहूं की आप खेती करते हैं। ये सब एनुअल प्लांट्स होते हैं जिनका कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है वो 1 महीने के, 1 साल के अंतराल पर पूरा हो जाता है। इसलिए ऐसे प्लांट्स को एनुअल प्लांट कहा गया है। लेकिन ऐसे प्लांट्स जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जैसे जो वृक्ष होते हैं, जैसे जो ट्रीज़ होते हैं, आम के पेड़, नीम के पेड़, इन सब की अगर हम बात करें तो इनके लाइफ स्पैन की आप बात ही नहीं कर सकते। तो वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पर आप निकल करके आ रहा है कि लाइफ स्पैन क्या होता है। अब हम उस पर चर्चा अभी करेंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन अपने समान संतान पैदा करने की कहानी है, बता दिया मैंने। फिर कह रहे हैं रिप्रोडक्शन इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर मैंने आपको बताया कि रिप्रोड्यूटिंग मेंबर्स जो होते हैं एनिमल्स में अगर देखें तो 3 अलग अलग प्रकार के एज ग्रुप के होते हैं ये। इनमें से एक होते हैं जो कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जिसको जुवेनाइल कहा जाता है। जो सेक्सुअली मैच्योर है उसको एडल्ट कहेंगे, और जो बूढ़ा हो गया है सेक्सुअली एक्सपायर्ड है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं एनुअल या बाइनियल होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं पेरिनियल होते हैं। तो जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनका जीवन जो होता है वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहता है, इसलिए उनमें एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होती है। ब्रीडिंग सीजन होती है, जी हाँ, पीरियडिसिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बात करने चल रहे थे कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है जो ऑर्गेनिज्म, वो एक निश्चित समय तक अपने जीवन का आनंद उठाएगा और लास्ट में उसकी डेथ होगी। इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम देखें तो क्या क्या काम होता है उसके जीवन में, ये मिटा दें, नोट कर लिया होगा आपने। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पैन होता है।
लाइफ स्पैन, सवाल इस पर पूछा जाता है, कह रहे हैं कि द ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ टू डेथ, बर्थ एंड डेथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, वो पैदा होता है, अपने जीवन का आनंद एक निश्चित पर्टिकुलर पीरियड तक करता है और उसके बाद फिर क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार जीवन और मरण के इस कॉन्सेप्ट का पूरा जो ड्यूरेशन होता है, हम इसे लाइफ स्पैन कहते हैं। ये जो लाइफ स्पैन होता है, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपसे NCERT स्पेसिफिक होंगे जो पूछे जाएंगे, उसे आपको जानना है। ये जो लाइफ स्पैन होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है और यहाँ तक कि ये कुछ फैक्टर्स के द्वारा भी डिसाइड होता है। अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, राइट। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हेलो, अपने ये जो है स्पीकर जरा बंद रखिए आप लोग, किसका खुला हुआ है ये? जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं अपने स्पीकर को ऑफ रख करके सवाल करिए, मतलब पढ़ाई करिए। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तब आप पूछ सकते हैं, लेकिन अब बीच में खर 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 आवाज़ आती है, इसको ध्यान रखिए। कीप दिस इन साइलेंट मूड। तो बात कर रहे थे द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के लिए द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज डिफरेंट एंड डिपेंड्स ऑन। किस पर डिपेंड करेगा ये? मेटाबॉलिज्म, इसके रेट पर डिपेंड करेगा। फिजिकल फैक्टर्स, अब इसमें फिजिकल फैक्टर्स में तमाम आते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस है, क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, और न्यूट्रिशनल स्टेटस है, इन सब पर निर्भर करता है। इसका जो ये तमाम फिजिकल फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो कि किसी एरिया में आप रहते हैं और वहाँ पर पॉल्यूशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, आप पता लगे पॉल्यूटेड एरिया में आप रहते हैं तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो घट जाएगी आपकी, जो आपकी जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं उसको, तो वो घटेगी। इसलिए क्योंकि उस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है। आप पता लगे कि कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको मेल न्यूट्रिशन हो गया है, यानी कि उसको सही से खाने पीने का उसका ध्यान उसकी माँ नहीं रख रही है, उसको भोजन समय से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो जितना होना चाहिए तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हम मानते हैं कि 100 ईयर माना जाता है, लेकिन अब वो घट रही है धीरे धीरे। अब पता लगा पहले 80-85 थी, आज की डेट में 65 के आसपास है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एवरेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आदमी 65 में मर जाएगा, ये डिसाइडेड है। तमाम ऐसे होते हैं जो 110 की उम्र पार करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन अगर करेंगे, मास में अध्ययन करेंगे, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो घट रही है। उसका कारण यही होता है कि तमाम तरीके के स्ट्रेस हैं लाइफ में, तमाम तरीके की ज़िंदगी तनाव भरी है, तो जितना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस रहेगा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो उतना ही घटेगी। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसलिए कहते हैं जीवन को बहुत मस्ती से जीना है, एंजॉय करिए विदाउट एनी टेंशन किसी भी प्रकार का। ऐसे जीवन की जो है व्यवस्था बनाइए कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। अब पता लगा कि साहब इसमें मेटाबॉलिज्म का जिसका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा घटती है, कम होती है। ठीक है, ग्रेटर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। दूसरी चीज़ क्या है, इनको न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर सही नहीं है, खान पान सही नहीं मिल रहा तो ऐसा होगा।
क्लाइमेट की बात में सारी बातें आ गई हैं कि किसी भी प्रकार का, जैसे पानी का स्ट्रेस है, पता लगा मछली पानी में ज़िंदा रहने की आदत है उसको, अब तालाब में बारिश हुई ही नहीं तो तालाब में पानी घटकर जून के महीने में सूख गया, अब उसमें रहने वाली मछली को मर जाना है एक निश्चित समय पर। हालांकि उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा था, लेकिन आपने ऐसी बॉडी में मछली को रखा है जहाँ पर पानी कुछ समय के बाद सूख जाएगा, तो यहाँ पर वाटर स्ट्रेस पैदा हो गया, उसका नेचुरल हैबिटेट ही सही से नहीं आप मेंटेन कर रहे हैं। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और न्यूट्रिशनल स्टेटस मैंने आपको बता दिया। और क्या चीज़ें होती हैं? फिजियोलॉजिकल स्टेटस होता है। फिजियोलॉजिकल स्टेटस ये क्या चीज़ होता है? फिजियोलॉजिकल स्टेटस क्या होता है? आप इस चीज़ को आप समझिए कि आपकी बॉडी में आपको ज़िंदा रखने के लिए आपके शरीर के अंग जो सारे काम कर रहे हैं, इनके काम करने का जो अध्ययन हम करते हैं जिस ब्रांच में, उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो कहते हैं कि आपकी बॉडी के सारे अंग प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आपको मालूम है कि आपके शरीर के जो अंग होते हैं ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं? ये सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, ऑर्गेन्स से मिलकर बने हुए हैं। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम किसको मानते हैं? दैट इज द सेल। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज द सेल। अब आपके शरीर का निर्माण, जैसे आपके मकान का निर्माण करने के लिए क्या होता है? एक एक ईंट रख करके पूरा मकान बनता है। ऐसे ही आपके शरीर का निर्माण करने के लिए क्या है? एक एक सेल से आपकी बॉडी का निर्माण किया गया है। तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। इट हैज़ आल्सो बीन ट्रीटेड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इफ देयर इज नो सेल देयर इज नो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। अगर कोई भी सेल आपकी बॉडी में जिंदा नहीं है तो उसको आपके शरीर में रहने का अधिकार भी नहीं है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। कोई भी डेड सेल आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहती है। इस प्रकार से आपके शरीर के अंदर आपके बॉडी ऑर्गेन्स अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी। लेकिन पता लगे आपके शरीर के अंदर किसी ऑर्गेन की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, आपकी किडनी कम काम कर रही है, आपके लंग सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लंग में इन्फेक्शन है, या आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या आपके एलिमेंट्री कैनाल में कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से आपके बॉडी के जो ऑर्गेन्स हैं, इफ़ दे आर वर्किंग इन प्रॉपर मोड, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी नो डाउट विल बी मैक्सिमम। लेकिन अगर आपकी बॉडी के किसी ऑर्गेन में कोई प्रॉब्लम है, अब उसमें किसी भी प्रकार का एनाटॉमिकल डैमेज हो गया है या पैथोलॉजिकल डैमेज हो गया, व्हाट डू मीन बाय पैथोलॉजिकल डैमेज? किसी का इन्फेक्शन हो गया, जैसे मान लो किसी को हिपेटाइटिस की बीमारी है। अब हिपेटाइटिस की बीमारी एक पर्टिकुलर माइक्रोब की वजह से होती है, तो अगर उसका इन्फेक्शन हो गया है तो हिपेटाइटिस बी जैसे होता है, हिपेटाइटिस ए होता है कि नहीं? तो ये क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि उस व्यक्ति का लीवर डैमेज हो जाएगा, तो फिर उसकी लाइफ जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाएगी। यद्यपि लाइफ स्पैन 100 साल माना गया, घटकर 65 पे आ गई है। तो ये तमाम प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजियोलॉजिकल स्टेटस आपका कैसा है, यानी कि आपकी बॉडी के ऑर्गेन्स हाउ आर दे वर्किंग, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अगर आपके शरीर के अंग अच्छे से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका शरीर अच्छा काम करेगा। अब शरीर के अंग कैसे काम करेंगे अच्छा? जब शरीर के अंग में पाए जाने वाले टिश्यू अच्छा काम करेंगे। अब करें टिश्यू कब अच्छा काम करेंगे? तो टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, अगर ये अच्छा काम करेंगी तो कुल मिलाकर के हम आ गए सेल पर ही। तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर के अंगों की जो फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसको हम सेल कहते हैं, उसे एक निश्चित लाइफ स्पैन मिला हुआ है और इस लाइफ स्पैन का ब्लूप्रिंट उसके जेनेटिक सिस्टम में है। यस, जेनेटिक सिस्टम में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं कि जो एक निश्चित, जैसे आप अपनी बॉडी के अंदर ही देख लो, आपके शरीर के अंदर ढेर सारी ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें डिवीज़न ही नहीं होता है। वो बन गई हैं तो बस उनकी संख्या कांस्टेंट है। बॉडी में डिवीज़न, जैसे आपका नर्वस सिस्टम है, उसमें कोई नई सेल का निर्माण नहीं होता। आप जितनी सेल्स हैं उनका जितना लाइफ स्पैन रहेगा उतने समय तक आपका दिमाग काम करेगा बस। और अगर आपके दिमाग की सेल्स ने एक निश्चित लाइफ स्पैन जी लिया है तो उसके बाद आपको दुनिया की कोई भी ताकत जिंदा नहीं रख सकती है। ये बात समझ गए? आपका ब्रेन एक निश्चित समय के बाद, यही कारण है कि बुढ़ापे में आकर यही कारण है कि ओल्ड एज में आने के बाद क्या होता है? ओल्ड एज में आपके ब्रेन में, जैसे ब्रेन का निर्माण किससे हुआ? न्यूरॉन्स से। और ये जो न्यूरॉन्स हैं एक निश्चित समय के बाद काम करना बंद कर देते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव डीजनरेशन हो रहा है। किसका? आपके नर्वस सिस्टम का। अब ये दो प्रकार का होता है।
प्रोग्रेसिव डीजनरेशन जो हो रहा है आपके नर्वस सिस्टम का, ये या तो एक निश्चित उम्र में आने के बाद ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए बुढ़ापे में याददाश्त धीरे धीरे जाने लगती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपकी जो बॉडी सेल्स होती हैं, वो अपनी एक निश्चित लाइफ जी चुके हैं, अब उसके बाद उनकी डेथ होनी है। तो धीरे धीरे आदमी फिर उस तरफ बढ़ता है, इसी को बुढ़ापा कहा जाता है, सेनेसेंस एजिंग कहते हैं। लेकिन अगर किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि जैसे ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, या कोई एनाटॉमिकल डैमेज हो रहा है, या कोई ऐसा हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज हो रहा है जो आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या हो जाएगा? वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं कि आपका जो लाइफ स्पैन होता है, इसको गवर्न करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म है, आपका फिजिकल फैक्टर में आ जाएगा न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्लाइमेटिक कंडीशन, और क्या आएगा? आपका फिजियोलॉजिकल स्टेटस आएगा कि हाउ आर द बॉडी ऑर्गन्स वर्किंग इन द बॉडी। आपके शरीर के अंदर आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके शरीर के सभी अंग अगर प्रॉपर मोड में काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर ये सभी अंगों को बनाने वाली कोशिकाएं लंबे समय तक आपको जिंदा रखेंगी, वो स्वयं भी जिंदा रहेंगी। और चूंकि वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो अगर आपकी बॉडी की सेल अच्छा काम कर रही हैं, तो फिर आपका जीवन भी लंबा होगा। इसलिए हमें अपनी इन कोशिकाओं की सेहत का ध्यान रखना है, इनको सही से ऑक्सीजन मिले, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी लिविंग सेल जो होती है उसमें मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। और मेटाबॉलिज्म के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा हो, और दूसरा उसे अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही हो। और तीसरी बात यह है कि मेटाबॉलिज्म के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं, उनको प्रॉपरली रिमूव करने की अगर आपके शरीर के अंदर व्यवस्था है, तो आपके सेल का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है, दैट विल बी हेल्दी एंड द सेल विल लिव लॉन्ग। और अगर आपकी बॉडी का कोशिका आपकी जो है वो लंबे समय तक जिंदा रहती है, तो आप समझ लीजिए कि आप लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। ठीक है। और जब एक निश्चित समय आप अपनी उम्र का पार कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी यही बॉडी सेल्स जो होती हैं वो धीरे धीरे एजिंग की तरफ बढ़ती हैं, उनका बुढ़ापा आता है। और जब धीरे धीरे इन सभी सेल्स में होने लगता है, तो ये एक कॉमन प्रोसेस होता है, इसी को कहते हैं कॉमन एजिंग। इसका अलग से चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि लाइफ स्पैन का एक एस्पेक्ट ये हो गया कि लाइफ स्पैन को रेगुलेट करने का काम ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। ये बात इतनी समझ गए तो क्या क्या चीज़ें हैं? मेटाबॉलिज्म है, फिजिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, और फिजियोलॉजिकल स्टेटस है कि आपकी बॉडी ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक, इतना ही नहीं, आपका जो लाइफ स्पैन होता है इसका बॉडी की साइज से कोई लेना देना नहीं है, ये भी आप नोट कर लीजिए। कभी कभी मन में भ्रांति आप पाल लेते हैं कि जो बड़ी साइज़ के एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, जो छोटी साइज़ के एनिमल्स होते हैं वो कम समय तक जीवित रहते हैं। तो इस भ्रांति को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जिसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ। कह रहे कि जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन the body size of the organisms। किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के आकार से लाइफ स्पैन का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि लाइफ स्पैन जो होता है इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द बॉडी साइज एट एनी लेवल। किसी भी स्तर पर आपके लाइफ स्पैन का आपकी बॉडी के साइज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ऐसा इसलिए है, उन्होंने बुक में एग्जांपल दिया गया है कि जैसे अगर आप क्रो की बात करें और पैरट की बात करें। ठीक है, पहला एग्जांपल का किसका है? ये एक ही एग्जांपल से आपकी एनसीईआरटी ने समझाया है, क्रो है और पैरट है, और इनके लाइफ स्पैन की बात किया है। अगर आप तोते को देख लें और कौवे को देखें, तो आप देखेंगे कि दोनों का साइज जो होता है वो लगभग एक जैसा होता है, बॉडी की बनावट भी एक जैसी होती है। देखा है ना, तोता और कौवा, आप में से शायद ही कोई है जो ना देखा हो, ऐसा कोई नहीं होगा, सब ने देखा होगा कि तोता और कौवा क्या होता है। नेचुरल नहीं देखा होगा तो डायग्राम में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा। क्रो एंड पैरट, बोथ दीज बर्ड्स आर ऑफ इक्वल साइज। लगभग इनका आकार जो होता है वो एक जैसा होता है, और इनकी साइज भी जो है वो एक जैसी होती है। ठीक, अब इसका जो लाइफ स्पैन होता है लगभग ये 15 साल का होता है।
15 ईयर्स अप्रॉक्स, अबाउट की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं, अबाउट। और जो पैरट होता है ये लगभग इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है, लाइफ स्पैन 150 ईयर्स होता है, 10 गुना ज़्यादा जिंदा रहता है तोता। और कौवा जो होता है वो कितने समय तक जीवित रहता है, देख लीजिए आप। ठीक, किस पर निर्भर कर रहा है? ना तो इसका बॉडी साइज का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों की बॉडी साइज जो होती है, बॉडी साइज इन दोनों में क्या है, बॉडी साइज नियरली सिमिलर। इन दोनों का जो बॉडी साइज होता है तो ये नियरली सिमिलर होता है। द बॉडी साइज इज नियरली सिमिलर, राइट। लगभग इनका दोनों का समान होता है, परंतु इनके लाइफ स्पैन में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इस वास्ते इस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं बल मिलता है जो हम आपको बता रहे हैं कि लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड ऑन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज पर लाइफ स्पैन का कोई संबंध नहीं है। हमारे ख्याल से इतनी बात आप नोट कर लिए होंगे। बोर्ड पर जो दिख रहा है इसे कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और लाइफ स्पैन का झंझट छोड़कर आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन अलग अलग प्रकार के एनिमल का आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, उनमें से कुछ के बारे में पूछा भी गया है। तो गो टू द गूगल एंड सर्च हियर व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। ये सब क्वेश्चंस आपसे कभी पूछे नहीं जाएंगे, ठीक। किसका लाइफ स्पैन कितना होता है, सच क्वेश्चन विल नेवर बी आस्क्ड। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और बस इतना ज़रूर पूछेंगे जो हमने आपको समझाया है कि लाइफ स्पैन पर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनका असर पड़ता है। अभी तक हमने आपको रिप्रोडक्शन की बात समझा दिया है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। हमने आपको ये बता दिया है कि लाइफ स्पैन क्या होता है। हमने आपको ये भी बता दिया है रिप्रोडक्टिव मेंबर्स की अलग अलग एज ग्रुप क्या क्या होती है, ये सब समझा दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है, क्यों कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना चाहता है। बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था एक फूल दो माली। उसका एक गाना है, अगर आप सुने ज़रूर होंगे, कभी कभी ज़रूर सुने होंगे कि मैं उसी गाने को थोड़ा सा 2 लाइन बोल दे रहा हूँ, और मैं ऐसा मत समझना कि मैं गाना गा के आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो लाइन बोल रहा हूँ और उस पर फिर हम बायोलॉजी में आ जाएंगे, ठीक। क्या लिखा है उसमें एक लाइन है, वो कहता है क्या कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। पर्पज आ गया ना, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बस इसी फंडे पे आते हैं। और आगे क्या कहता है, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। ठीक है, तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। तो पर्पज ढूंढिए। फिर क्या कहता है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। यस, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। जी हाँ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, तलाश लीजिए, इस गाने में ही है, इसी गाने में इसका पर्पज है। क्या है पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन? पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, केवल कौन सा पर्पज है इसका? तो कह रहे हैं कि जस्ट टू कंटिन्यू द रेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही डिज़ायर ये होती है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा जीवन मुझको दोबारा। कि मुझे मेरी लाइफ जब तुमको कोई देखेगा तो ये समझ जाएगा ये इनकी संतान है। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो एक अपना निश्चित जीवन जी करके इस दुनिया से चला जाएगा और उसकी जो जनरेशन है इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए उसमें रिप्रोडक्शन की कहानी चलती रहती है। ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जस्ट टू कंटिन्यू द रेस जनरेशन आफ्टर द जनरेशन। इसी बात को चार्ल्स डार्विन ने, नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन का, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नाम की एक किताब लिखा था, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किताब लिखा था। और उन्होंने
ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन की बात किया था। तो एक लाइन उसमें उन्होंने जोड़ा है कि इस दुनिया में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अनलिमिटेड डिज़ायर होता है। किस चीज़ का? रिप्रोडक्शन का। और वो अब जब तक जीवित रहते हैं तब तक अपने इसी फिटनेस को इम्प्रूव करने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। डू यू नो जुगाड़? व्हाट इज द जुगाड़? जुगाड़ यहाँ बोलते हैं मैकेनिज्म को। कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं, कहें चलो भैया कोनो जुगाड़ लगावा जाए। तो जुगाड़ लगावा जाए का मतलब क्या हो गया? कोई तरीका ढूंढे जिससे काम हो जाए। इसी को हम तरीका जिससे काम हो जाए, इट इज़ नोन एज जुगाड़। बात समझ में आ गया? तो हर आदमी अपने अपने लेवल से जुगाड़ लगाता है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि यहाँ जुगाड़ लगाए हैं। किस चीज़ का? ताकि उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी हो। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो शादी के लिए परेशान है, पेपर में विज्ञापन दे रहा है भैया हमारी शादी हो जाए, है कि नहीं? उसके बाद उनकी रेस कंटिन्यू होगी आगे। नहीं नहीं, इट इज़ नॉट द वे टू मेक द जुगाड़। यस, एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू इम्प्रूव its reproductive fitness, fighting with the existing climatic conditions and competing with other species of the same requirement, right? ये बात यहाँ पर हो रही है कि किसी भी क्लाइमेट में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपने फिल्म आई थी, उसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान, सुना होगा आपने, गाने भी सुने होंगे। रोटी कपड़ा मकान बहुत अच्छी फिल्म आई थी। हम लोग जब जवान थे तो उससे बहुत पहले आई थी, है ना? हम लोगों के लिए भी वो पुरानी फिल्म मानी जाती थी। आपके लिए तो बहुत है, आप उसको पसंद नहीं करेंगे। नाम सुनेंगे कहेंगे क्या यार रोटी कपड़ा मकान, आप तो ढींग चिका पसंद करते हैं। रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा हूँ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो रोटी कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब क्या हो गया? भोजन। कपड़ा मतलब शरीर ढकने के लिए, और मकान का मतलब शेल्टर। तो मनुष्य की सिविलाइजेशन में तीन चीज़ें शामिल हो गई। रोटी शामिल हो गई, कपड़ा शामिल हो गया, और मकान। जो बाकी एनिमल्स होते हैं, जो नॉन ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए रोटी और उनको चाहिए मकान, उनको कपड़ा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिविलाइज्ड नहीं है आपकी तरह से कि शरीर ढक लेंगे, नंगे नहीं टहलेंगे, कपड़ा पहन लेंगे। ऐसा नहीं है, उनको कपड़े की ज़रूरत नहीं है। बंदरों को देखा है, गाय भैंस बकरी को देखा है, कपड़ा पहन के टहलते हैं क्या? नो। उनको भोजन की तलाश है। और किस चीज़ की तलाश है? उनको शेल्टर चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ रोटी कपड़ा और मकान, ये तो सेंटीमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लेकिन तीसरी जो रिक्वायरमेंट है, जो नॉन ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो प्लांट हो या नॉन ह्यूमन एनिमल्स हो, उनको रोटी चाहिए और क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिप्रोडक्टिव पार्टनर चाहिए। जी हाँ, वो अपने बॉडी के सिस्टम को इस प्रकार जनरेट करते हैं, इसे डेवलप करते हैं, इन्वायरमेंट से फाइट करते हैं। किस काम के लिए? उनमें कंपटीशन देखा गया है रिप्रोडक्टिव पार्टनर की तलाश के लिए, जिससे कि वो अपनी संतान रिप्रोडक्टिव पार्टनर के माध्यम से पैदा करें और अपनी रेस को आगे ले जाएं। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से डार्विन ने जो कहा था उसे ध्यान से सुनिए। डार्विन ने क्या कहा था? उस स्टेटमेंट को यहाँ नोट कर लीजिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अनलिमिटेड डिजायर टू रिप्रोड्यूस। Every living organism has the unlimited desire to reproduce and fighting, आप इसे स्ट्रगलिंग बोल सकते हैं, टू इंक्रीज इट्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस। किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन ने। किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्टनर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अनलिमिटेड डिज़ायर है। किस बात की अनलिमिटेड डिज़ायर है? जस्ट टू रिप्रोड्यूस, टू कीप द रेस कंटिन्यूएशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपनी जनरेशन को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इस डिज़ायर से उसमें रिप्रोडक्शन की तमन्ना होती है, वो रिप्रोड्यूस करना चाहता है, राइट।
अब क्वेश्चन ये है कि टू हैव द डिज़ायर इज़ वन थिंग एंड टू गेट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द सेम इज़ अनदर थिंग। जैसे आप इच्छा रखना अलग चीज़ है, लेकिन उस इच्छा को हासिल कर लेने के लिए क्षमता डेवलप करना अलग चीज़ है। उदाहरण के लिए अगर हम ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो दे आल्सो वांट टू कीप देयर जनरेशन कंटिन्यू, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वेदर दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, नो, ट्रांसजेंडर्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या उनमें डिज़ायर नहीं होता? वो दूसरे के बच्चों को गोद लेते हैं, कुछ और किसी तरीके से अपनी लाइफ चलाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या उनमें डिज़ायर नहीं होती? डिज़ायर होती है, ख़त्म हो गई, नहीं है, पावर ही नहीं है उनमें रिप्रोड्यूस करने की। टू हैव द डिज़ायर इज़ वन थिंग एंड टू डेवलप द कैपेसिटी इज़ अनदर थिंग। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो फाइट कर रहे हैं, किस मामले में फाइट कर रहे हैं? पता लगा कि जिस क्लाइमेट में रहते हैं वहाँ बहुत पोल्यूशन है, तो पहले अपनी जान बचाने की सोचेंगे या रिप्रोडक्शन की सोचेंगे? मान लो कि किसी एरिया में कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ गया, पॉल्यूशन बहुत तेज़ है, अभी कुछ दिन बाद अगर ऐसे माहौल रहेगा, सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनकी जान चली जाएगी। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? पहली स्ट्रेटजी किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होगी? है टू टाइड अप दिस एडवर्स कंडीशन। जो ये विपरीत परिस्थिति पैदा हुई है, पहले हम उससे लड़ें, इसके बाद सोचेंगे। जब सब कुछ ठीक हो गया, न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, अब रिप्रोडक्टिव पार्टनर की तलाश है ताकि हमें संतान पैदा करके अपनी रेस को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से स्ट्रगल कर रहा है। इसी को बोला गया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नॉट ओनली टू गेट द बेस्ट न्यूट्रिएंट, टू गेट द रिप्रोडक्टिव पार्टनर आल्सो। यानी कि अपने अच्छे के लिए वो तमाम जो रिसोर्स होते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, उनको हासिल कर लेना ही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, जिसके लिए कंपटीशन होता है ऑर्गेनिजम्स में। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा था। इस पॉइंट का बहुत महत्व है, वो ये है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द अनलिमिटेड डिज़ायर टू रिप्रोड्यूस एंड फाइटिंग, स्ट्रगलिंग टू इंक्रीज इट्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यस, अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रगल होता है इस क्लाइमेटिक कंडीशन से, राइट। और इस प्रकार से वो जब वो इसके क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है, मतलब कि वो इस एबिलिटी को अचीव कर लेता है कि नहीं, नाउ वी आर इन पोजीशन टू रिप्रोड्यूस, तो कह देते हैं कि उसमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस डेवलप हो गई है। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि रिप्रोडक्शन का पर्पज़ क्या है, मैंने आपको बताया। रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने का हौसला होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, डिज़ायर होता है, उनकी इच्छा होती है कि हम रिप्रोडक्शन करें। इतनी सारी बात समझ जाने के बाद अब आइए और बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। उनकी आप लिस्ट बना लीजिए, वो कौन कौन हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस नहीं करते वो कौन हैं, उनकी लिस्ट। ये कौन कौन से हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनकी लिस्ट है। ओल्ड एज, सेक्सुअली एक्सपायर्ड, इस ग्रुप को हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप बोलते हैं इसको। ये इनकी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है, ये बूढ़े हो गए हैं, अब इनका रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक। पहला। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जुवेनाइल होते हैं, वो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ये कौन होते हैं? सेक्सुअली इमेच्योर होते हैं। ये सेक्सुअली इमेच्योर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स बोलते हैं। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स, इनके एग्जाम्पल जैसे म्यूल है, हिन्नी है, टाइगॉन है, लाइगर है, ये सारे के सारे कौन हैं? ऑल दीज आर द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स। मतलब क्या हुआ? ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स होते हैं, मतलब कि कुछ एक निश्चित लेवल की सिमिलरिटी होने पर रिप्रोडक्शन करने की
जो इनकी कंपेटिबिलिटी होती है, रिप्रोडक्टिवली वो कंपेटेबल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, ऐसा हो सकता है। तो जैसे घोड़े और गधे का जो क्रॉस होता है, अगर यहाँ पर देखें आप घोड़े और गधे का क्रॉस, तो क्या कहलाते हैं, ये म्यूल होते हैं और हिरनी बनती है। इसी प्रकार से टाइगॉन जो होता है, इसमें टाइगर मेल होता है और लायनेस जो होती है वो फीमेल है। तो यहाँ पर टाइगर और लायन का जो क्रॉस हाइब्रिड होता है उसको हम बोलते हैं टाइगॉन। और यहाँ पर क्या है, लायन मेल होता है और टाइगर फीमेल होती है, इसका होता है। तो ये सब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि शेर और टाइगर ये दोनों अलग अलग प्रकार की स्पेसीज होते हैं, लेकिन इनमें कंपेटिबिलिटी है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। इनकी पैदा होने वाली संतान इंटर स्पेसिफिक, मतलब दो स्पेसीज का हाइब्रिड होगा। इसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हाई लेवल का होता है। यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स स्टेराइल होते हैं एंड दीज डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, बट बॉडी अगर इनकी देखी जाए तो काफ़ी स्ट्रांग होती है और ये काम करने के लिए होते हैं, उपयोजित होते हैं। यानी कि इनमें वेट लिफ्टिंग की पावर बहुत अधिक होती है, इसीलिए खच्चर वगैरह आप देखिए, इनसे लोड लेकर के बहुत काम किया जाता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर जो चौथी कैटेगरी है वो कौन है, वो होते हैं ट्रांसजेंडर्स। ये ट्रांसजेंडर्स कौन से होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ट्रांसजेंडर्स जो ना तो मेल होते हैं और ना ही ये फीमेल होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते। जो ट्रांसजेंडर्स हैं, नीदर मेल नॉर फीमेल। अब आपके घरों में आते हैं, ये कभी शुभ काम होता है, ढोलक बजाने घर में आते हैं, ताली पीटते हैं, ये ताली पीटते हुए आते हैं, ढोलक बजाते हुए, और आपसे कुछ नेग वगैरह मांगते हैं। आप थोड़ा कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इनको हिजड़े कहते हैं, ठीक है। घर में आते हैं और ये ट्रांसजेंडर्स होते हैं, नीदर मेल नॉर फीमेल। ऐसी कंडीशन में इनमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं। तो दीज डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। इसी तरीके से कुछ स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स और होते हैं, खास करके जो एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है उसे मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर हनी बी की हम बात कर रहे हैं। हनी बी में एक कास्ट होती है जिसको हम बोलते हैं वर्कर। होती तो फीमेल है, बट इट इज़ मच फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब एग्रेसिव होती है, ख़तरनाक होती है, हमलावर होती है जब आप कभी इसे छेड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जेनाइटेलिया होते हैं, एब्डोमिनल, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में जो इनके जेनाइटेलिया होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, दीज गेट मॉडिफाइड टू स्टिंग एपरेटस। स्टिंग, डंक मारने वाला एपरेटस में मॉडिफाई हो जाते हैं, इसलिए इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप ही नहीं होते और वो धीरे से मॉडिफाई हो गए। किस में मॉडिफाई हो गए, स्टिंग एपरेटस में मॉडिफाई हो गए। इसलिए जो वर्कर होते हैं हनी बी के, वो स्टेराइल होते हैं, नॉन रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। तो ये कैटेगरी भी आप नोट कर लेंगे। स्टेराइल होते हैं कौन, वर्कर्स ऑफ हनी बी। इनमें क्या होता है कि जो जेनाइटेलिया होता है, जेनाइटेलिया माने सेक्स ऑर्गन्स, गेट मॉडिफाइड टू द स्टिंग apparatus। यस, यहाँ पर जो इनके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो किस में मॉडिफाई कर गए, दीज गेट मॉडिफाइड टू स्टिंग apparatus। डंक मारने वाले अंग में रूपांतरित हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ये कौन होते हैं, वर्कर्स ऑफ हनी बी, और ये निश्चित रूप से स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल फीमेल्स होते हैं। अब छत्ते में इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कलेक्ट द नेक्टर, फूलों का मकरंद कलेक्ट करने का काम करते हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉलोनी। ठीक है, ये चूंकि रिप्रोडक्शन करते नहीं हैं और इनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दैट गेट मॉडिफाइड टू स्टिंग apparatus। ये डंक मारने वाले apparatus में ये मॉडिफाई हो जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनका बहुत काम महत्वपूर्ण होता है। वो ये होता है कि ये दूर दूर तक जा कर के फूलों से मकरंद, नेक्टर कलेक्ट करते हैं और उसे ला करके और शहद का निर्माण करते हैं। ठीक,
तो इस प्रकार से ये इतने ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि जिनमें रिप्रोडक्शन होता है उसके प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब तक हमने रिप्रोडक्शन पर एक जनरल लेक्चर दिया है, दूसरा स्पेसिफिक लेक्चर इसी चैप्टर का होगा जिसमें हम आपको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाकर इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अगले एक ही लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। आज के लिए जितना हमने बताया है वो स्क्रीन पर जो नोट है आपके पास समय है, लिख लीजिए इसको जल्दी से, तब इसको हम हटाएं। ठीक है, तब तक के लिए आप में से अब कोई अगर सवाल पूछना चाहे, गूगल मीट पर जो लोग ऑनलाइन हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर? सवाल पूछिए। हिन्नी जो होता है, हाँ, ये जैसे म्यूल होता है ना, उसी प्रकार हिन्नी होता है। जिस पैटर्न पर हमने मेल और फीमेल चेंज किया, घोड़े और गधे का, ठीक है ना, घोड़े में अगर मेल है और एस जो है वो फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें अगर होता है तो उसको म्यूल कहेंगे। लेकिन अगर उसका रेसिप्रोकल क्रॉस करा दें, फीमेल को इधर कर दें घोड़े की तरफ और उसको मेल कर दें, उसका जो क्रॉस होगा वो हिन्नी कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे यहाँ टाइगर में आप देख रहे हैं, टाइगर में क्या है, टाइगर में इसमें टाइगर TI पहले लिखा गया, जो पहले लिखा वो मेल है, तो टाइगर मेल है और लायन जो है वो फीमेल है। इसी प्रकार से लाइगर है, इसमें लायन पहले मेल है और टाइगर फीमेल है, इस तरह से लिखा जाता है नाम। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल बताइए, किसी को कोई सवाल पूछना है? आपका ये चैप्टर आप लिखे थे ना कि इसका बोर्ड में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हर चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए छोड़ेंगे कोई चैप्टर नहीं, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बोर्ड वाले तो अपना कोर्स कम करने के चक्कर में इसलिए हैं कि उनको कोरोना पीरियड में ज़्यादा पढ़ाना लिखाना ना पड़े, लेकिन आपसे सवाल हर तरह से पूछा जाएगा और कोई ना कोई चैप्टर दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब पता लगे इस चैप्टर को ना पढ़ाएं और आगे हम चलें, अब पता लगा कि अगले चैप्टर में जो हमें पढ़ना है उसको समझने के लिए पीछे वाले चैप्टर में कहानी बताई गई है, उसको आप पढ़े ही नहीं हैं। तो इस वास्ते आप मुझे मत बताइए क्या पढ़ना है क्या नहीं, समय से कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई सवाल पूछना है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, राइट। आपकी क्लास जो है अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई सवाल आपका रह गया, आप पूछ नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप मुझको व्हाट्सएप पर शेयर करके उससे आंसर ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर।